सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में क्या कह के बार बार पुकारा है? पार्थ कहा है ना, पार्थ। तो इनका नाम अर्जुन है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा सबसे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी तार्किक और अच्छी बात कही है। धर्म और अर्थ के प्रति अनासक्ति का भाव रखने वाला ही धर्म के स्वरूप को समझने का सच्चा अधिकारी होता है। अनासक्ति मतलब ये चीज नष्ट हो जाएगी तो बड़ा नुकसान होगा, और ये चीज मेरे पास से छूट जाएगी या ये बिछड़ जाए तो बड़ा मतलब उसके प्रति जो है वो चिपकने वाला भाव है ना, तो वो नहीं है। वही धर्म को समझ सकता है जो अनासक्ति से युक्त है, आसक्त नहीं है चीजों में। अनासक्ति का भाव है। आपकी आसक्ति आपके द्वारा अर्जित किए गए धन में है। और सोच के देखिए, आपका जो धन है वो किसी बैंक में रखा हुआ है और आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो उस समय जो धन आपका जाएगा तो निश्चित रूप से दुख होगा। कोई भी वस्तु जो आपने अपने मेहनत के बल पे कमा करके अर्जित की है वो अगर नष्ट प्राय हो तो निश्चित रूप से उसका दुख होगा। पर जब नहीं हो वही अनासक्ति है। संबंध किसी के साथ आपका बहुत गहरा है और जब उस व्यक्ति का परलोक गमन हो जाए या जब वो आपका परम प्रिय व्यक्ति दुश्मन हो जाए तो आपको बड़ा तकलीफ हो। पर यही जब नहीं हो वही अनासक्ति है। और प्रत्येक संबंध में जब आप एकमात्र परमात्मा को देखने लगते हैं, भगवान को देखने लगते हैं, कन्हैया को, तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि आप आसक्त नहीं हैं। अनासक्ति है यही जो चिपके नहीं, ऐसा वाला भाव। समझ गए होंगे। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए और कार्यक्रम देखने के बाद जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए कमेंट में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली है, जन्मी है ये। आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। इनका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है। फिलहाल ये वडोदरा के हैं पर ये रहते बाहर हैं, कहीं मतलब कहीं बाहर मतलब विदेश में है। भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति देखने में बड़ा ही सुंदर और विलक्षण होता है। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो आत्मविश्वास और जो अकुलाहट है वो दोनों ही अकुलाहट बढ़ जाए और आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। शरद ऋतु के बुधवार शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि का जन्म है। शरद ऋतु मतलब अब यहां पे व्यक्ति जो है वो प्रेम ढूंढेगा और वासनाओं से उसको युक्त करके देखा जा सकता है। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सुगंध के पीछे भागने वाला है, कोमल स्पर्शों के पीछे भागने वाला है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, और चंद्रमा जब पापक हो जाते हैं तो आय को सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन में रखते हैं। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अब व्यक्ति किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़ करके काम करेगा जहां कई बार वो खुद का व्यापार भी करते हुए नजर आए, या कई बार वो खुद का व्यापार करे जिसमें उसके इनकम में घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों होती रहती है। बुधवार के जन्मे होने से लिपि लेखन जीवा ऐसे कहा गया है। लिपि लेखन जीवी लिपि लिखने का काम करता है। वो सुंदर बुद्धि का होता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला होता है, तार्किक होता है, समझदार होता है, चपल चंचल चालाक और ज्ञानी होता है, पंडित होता है, सत्कर्मी होता है और ऐश्वर्यशाली होता है। भोगी नहीं होता पर उससे चिपका हुआ अवश्य रहता है ऐसा। और सुधी जन होता है, सबकी सुध लेने वाला होता है, सबकी चिंता करने वाला होता है
और उसके पहले घेरे में जो लोग आते हैं उसकी वो विशेष सुरक्षा व्यवस्था करता है, जैसे पत्नी, बच्चे, माता और पिता। आगे बढ़ के बताऊंगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और जन्म कुंडली में इनका जन्म शुभ योग में, बहुत बढ़िया, कौलव कर्ण, सुंदर है ये, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण का ये व्यक्ति, और इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है वृषभ लग्न में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो इस कुंडली के लिए सूर्य, चूंकि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है तो इस कुंडली के लिए सूर्य जो है वो सुखेश होते हैं और इनकी कुंडली का 5 अंक सर्वश्रेष्ठ होगा। अब आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जन्म कुंडली में आपका जो जन्म नक्षत्र है, ध्यान से समझिए मुझे देख के, आपका जो जन्म नक्षत्र है अगर उसके अधिपति है ना, इधर देखिए, आपके जो जन्म नक्षत्र हैं उस नक्षत्र के अधिपति, जैसे यहां चंद्रमा बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं अपनी ही राशि के, और वो सूर्य 17 डिग्री पे बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए चंद्रमा तो कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं जिसका अधिपति केंद्र में है और केंद्र त्रिकोण का योग बन गया, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह है और वो सर्वश्रेष्ठ भाव में बैठा है सर्वश्रेष्ठ अंक के साथ। सूर्य के ठीक आगे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा योग होता है, ये वेशी योग बनेगा। पर चंद्रमा अगर नहीं होते तो वेशी योग संपूर्णतया बन जाता। पर चंद्रमा के साथ यहां शुक्र भी बैठे हैं जो रोग भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति के संग बैठे, इस वजह से भाई बहनों को रोग देते हैं, पराक्रम कुंठित होता है और धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, यात्राएं विशेष करनी पड़ती हैं। और सूर्य के संग बुध बैठ करके इनकी तार्किकता को कई बार कुतर्की भी बना रहे हैं, और राहु यहां बैठ करके व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित करने का काम भी करेंगे। इनके प्रश्न हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि जो स्थिति अभी है लोगों में प्रश्न के प्रति जो भाव आ रहे हैं दिमाग में वो कैसे आ रहे हैं। तो इनकी कुंडली में इनका जो प्रश्न है वो देखो कैसा है। इन्होंने लिखा है कुंडली के 12वें भाव का फलादेश, 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वें भाव से केंद्र में गुरु नीच के, 12वें भाव से केंद्र में कोई ग्रह नहीं और 12वें भाव के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, और 12वें भाव के कारक ग्रह शनि जन्म कुंडली में यहीं सन्निकट होकर के बैठे हैं, नीचा विलासी होकर के। मंगल बैठे हैं 19 डिग्री के स्वाति नक्षत्र में, भाव का अधिपति भाव को देख रहा है। भाव का सुख पीछे से ठीक है पर सामान्यतया थोड़ा कमजोर है। 12वें भाव का कारक ग्रह 12वें भाव से सन्निकट बैठा और उस भाव के अधिपति मंगल के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु की दृष्टि नवी है और उस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं। इस वजह से भाव बलवान है, क्योंकि भाव के अधिपति ने सबसे पहले तो उसको देखा है, उस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, कारक ग्रह बैठा है, पंचमे अष्टमेश होकर के भले बैठे हैं पर इस कुंडली के लिए कारक नहीं पापी ग्रह बैठा है, और इस भाव के अधिपति मंगल जहां बैठे उससे ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। भाव का अधिपति जहां बैठे और उसके ठीक पीछे अगर 2 अच्छे ग्रह बैठे हों, स्वयं लग्नेश ही बैठे हैं, खराब तो नहीं है, नीच के हैं, लग्नेश होने के साथ साथ 6वें भाव के अधिपति भी होते हैं, नीच के हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं भी आएंगी एजुकेशन में, और कई बार मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति भी यहाँ बैठे हैं। पर मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में अपने भाव पे है, इस वजह से उस भाव की सुरक्षा हो रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक श्रृंगारिक महिला पूरे श्रृंगार के साथ अपने अधिपति के द्वारा देखी जाती है, मतलब अपने पति के द्वारा। बिटिया का हाथ जब अपने पिता के हाथ में होता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। ठीक उसी तरीके से जब पिता बूढ़ा हो जाए और पुत्र उसका जवान और बलिष्ठ हो और ज्ञानी हो, बल का सही अर्थ समझता हो और उसका सदुपयोग करता हो, तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। भाव का अधिपति उसे देख रहा है, डिग्री में बहुत बढ़िया 19 डिग्री, स्वाति नक्षत्र के हैं, इस वजह से ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना करिएगा। और मंगल यहाँ जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं,
इसका अर्थ होगा कि यहां पे भी इस भाव का अधिपति उच्च का है बुध के संग, तो मैं समझता हूं कि इसे कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन 6वें भाव के अधिपति के संग बैठ रहे हैं, हालांकि वो नवम भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से संतुलित होकर के ये ग्रह परिणाम आपके जीवन में देगा और आपको ऋण से मुक्त होने में मदद करेगा। सेवा का भाव देगा, सुसूर्सा का भाव रहेगा और श्रेष्ठ धन को सही जगह पे लगाने का भाव भी देता है। अगला प्रश्न इन्होंने लिखा है, शादी का योग कब है? आपकी कुंडली में अगर अभी बता दूं तो एक योग आपकी कुंडली में 2024 के 5वें महीने के बाद आ रहा है, महादशाओं के आधार पे, जो आपकी कुंडली के लग्न चार्ट के आधार पर भी है और नवमांश के आधार पर भी है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, विदेश में सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी, बताता हूं कैसे। यहां गुरु और शनि का परिवर्तन है, ये इस वजह से शनि और गुरु क्रमशः बलवान हो जाएंगे और अष्टम भाव के अधिपति नीच के हैं पर परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। इस वजह से थोड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद ही सही पर अवश्य ही आपका काम होगा, क्योंकि पंचम भाव ठीक है। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति ने 12वें भाव को देखा है और शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है। क्लियर है? इस वजह से निस्संदेह आपकी कुंडली में विदेश योग है। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में ही महाधनी योग होगा और चूंकि वो परिवर्तन योग कर रहे हैं, शनि की राशि में गुरु, गुरु की राशि में शनि, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, जिसे परिवर्तन राजयोग कहते हैं। वैसे इस शनि के ऊपर जो नवम और दशम के अधिपति हैं, उनके ऊपर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। इस वजह से भी आपकी कुंडली में जो करियर वाला पोर्शन है वो निस्संदेह हमेशा ही जागृत है और श्रेष्ठ होगा। लग्नेश अगर नीच के नहीं होते तो और भी स्थिति अच्छी होती, और अगर जन्म कुंडली में शनि के ऊपर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मैं उसे कमजोर तो कभी भी नहीं कहूंगा। इस वजह से निस्संदेह मिलेगी बात, पर वो स्थिति 2027 के बाद आ रही है और एक स्थिति अगर हो तो 2031 में भी आ रही है। ये दोनों वक्त आपके लिए पीआर के लिए बड़े अच्छे होंगे। कभी भी अप्लाई करना हो 5 तारीख बहुत अच्छा रहे, जैसे 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। क्लियर है? अगला प्रश्न आपने पूछा है, जॉब कैसी रहेगी? जॉब के लिए कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए? जॉब में प्रोग्रेस होगी? हाँ बिल्कुल होगी। गुरु आपके नीच के हैं, उनका नीच भंग परिवर्तन के कारण हो जाएगा। दशमांश कुंडली के केंद्र में सप्तम भाव के अधिपति सप्तम में और लग्नेश के संग बैठे हैं। ये योग आपकी कुंडली में बाहे बगाहे कहीं ना कहीं से नियमित धन देने का काम करे। लग्न में सूर्य बैठे हैं जो होते हैं अष्टम भाव के अधिपति, इस वजह से भी ये काम विदेशों में सफल होता दिख रहा है। बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं जो भाग्येश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव के अधिपति लग्न को बैठे हैं, लग्न के अधिपति पंचम को बैठे हैं। ये योग अपने आप में ही यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और रिकॉग्निशन देने वाला अपने आप में ही बन रहा है। मंगल के साथ राहु का बैठना, यहां भी जल्दबाजी, और यहां पे शनि का प्रभाव मंगल पे, मंगल का प्रभाव शनि पे। इस वजह से टेक्निकली कभी कभी कर्म क्षेत्र में थोड़े थोड़े डिफॉल्ट भी आएंगे। उसको सुधारते रहने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता होगी, दुनिया को समझने की आवश्यकता होगी और उसके हिसाब से अपना बल बढ़ाना ही होगा। अगर मंगल और राहु एक साथ नहीं बैठे होते और अगर शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होता या शनि यहाँ भाव के अधिपति के साथ नहीं बैठे होते, तो शनि अगर भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो ठीक है, पर उस पे शुक्र और सूर्य का केंद्र में होना कंफ्यूजन की एक नई झड़ी लगाएगा, जो कई बार आपको पदासीन तो बना देगा पर पद के साथ साथ थोड़ी बहुत चिंता का भाव भी दिखाता रहेगा। क्योंकि अष्टमेश है तो विदेश से धन देंगे और बेवजह की चिंताओं में, क्योंकि शनि की दृष्टि है ना, तो यहां से कई बार व्यक्ति अपने ऊपर ही भरोसा कम कर लेता है और जब कोई उसकी कमजोरी उसे बताता है तो उसे लगता है कि नहीं सच में मेरे अंदर ये बात कमजोर है, पर जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य और शुक्र का यहां बैठना, गुरु का स्वग्रही होना, भाग्य को देखना और गुरु का बुध को देखना। अगर गुरु और बुध के बारे में चर्चा करेंगे तो यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। केंद्र में सूर्य है, मैं समझता हूं कि ठीक है। लग्न के अधिपति शनि और दशम के अधिपति शुक्र, ये शुक्र और शनि अगर एक दूसरे से केंद्र में नहीं होते तो ये और भी खराब बात हो जाती। आप लोग कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण वाला पूरा देखते ही नहीं है।
इस वजह से आप लोग कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे छोड़ देते हैं। केंद्र का अधिपति केंद्र में बैठा, केंद्र का अधिपति केंद्र में बैठ करके केंद्र को देख रहा है, केंद्र का अधिपति केंद्र में बैठा, भाव का अधिपति भाव में, भाग्येश पंचम को देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बुध की दशा में थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, मंगल की दशा में विघटन हो सकता है और कई बार व्यक्ति डिफॉल्टर साबित हो सकता है। नौकरी के योग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे पूछा है आपने संतान योग कब है, पहले विवाह हो जाए उसके बाद। वैसे आपकी कुंडली में संतति ठीक है, कमजोर की कोई बात नहीं है, गुरु का नीच भंग नहीं होता तो दिक्कत होती। वैसे आप कई बार प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कई बार खूब पूजा करते हैं, कई बार बिल्कुल छोड़ देते हैं। और गुरु की दृष्टि इस भाव पे है, शनि की दृष्टि इस भाव पे है, इस भाव के ठीक पीछे सूर्य बुध राहु बैठे हैं और इस भाव पे गुरु की दृष्टि है। मैं समझता हूं कि उसे कमजोरी नहीं है, पर मंगल और राहु का जो ये योग बना रहा है इस भाव को कमजोरी भी दे रहा है। इस वजह से बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करिएगा। यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति शुक्र अष्टम में है, ऑपरेशन और पेट को काटने का योग बना देते हैं। इस वजह से भी विवाह मिला करके करने का योग बनेगा। आपकी कुंडली में लिखा है आपने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। लग्न के अधिपति का पंचम में जाना और पराक्रमेश के साथ जाना, ये अच्छी बात है, मेहनत करके धन दे। गुरु की दृष्टि लग्न पे सामान्य है, गुरु की दृष्टि उच्च की है और गुरु की दृष्टि सामान्य है। इसका अर्थ होगा कि आपको अपनी कुंडली में और भी ज्यादा गुरु तत्व को बल देने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको सूर्यार्घ, एकादशी, गीता जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, गुरुजनों का पूजन, माता पिता का सत्कार और समाज को देने का काम, ये करते रहना चाहिए। वृक्षारोपण आदि भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ये भी कर सकते हैं। अब पता नहीं आप विदेश में हैं, वहां पे पीपल होता है कि नहीं होता है, पर ये बात इतनी रही। आपकी कुंडली में वैसे धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, माता से सुख, चतुर्थ के पहले तीसरे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में आना, ये मेहनत करवा करके धन दे और व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाए। पंचम के पहले चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में, ये महान सुखकारी योग और व्यक्ति के जीवन में बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे उसके निकट जाएंगे तब उसकी कमजोरी मालूम होने लगती है। पंचम भाव ठीक बना, छठा भाव ठीक है, पर यह आपको व्याधियां भी दे रहा है और कई बार आपको जल्दबाजीपन से युक्त रख रहा है। यह स्वभाव मंगल के कारण आ रहा है। अपने व्यय पे नियंत्रण न रखने का काम आपको नुकसान करवा सकता है। मंगल, हालांकि वो गलत जगह पे व्यक्ति व्यय नहीं करेगा, मंगल की उच्च दृष्टि गुरु पे है, इस वजह से आपकी कुंडली का रिसर्च क्षेत्र बहुत अच्छा है और लाभ प्राप्त करने का योग मंगल और गुरु बना रहे हैं। सप्तम भाव जन्म कुंडली में ठीक है, ये आर्थिक स्वतंत्रता देती रहे, ये भाव की स्थिति बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि उससे दाम्पत्य में भी आने के बाद आपको कम से कम आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है। नवम भाव से पहले अष्टम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में नीच की, ये कई बार भाग्य को कमजोर करने का योग लगेगा। हालांकि कहीं ना कहीं वो कारक होते हैं और उस भाव पे किसी भी तरीके से मंगल की दृष्टि जारी है जो इस कुंडली का मार्केश है, तो अष्टम भाव के अधिपति को सप्तम और 12वें भाव के अधिपति ने देखा। वैसे 12वें भाव के अधिपति का यहां बैठना विपरीत राजयोग भी बनाएगा, जो कई बार पराक्रम के कारण, छोटे भाई बहनों के कारण, व्यय के कारण और अपने ही कुंठित भाव के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादशवें में जाना धन योग है और एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना और दशम भाव के अधिपति नवम में आना, नवम के अधिपति का एकादश में जाना, ये परिवर्तन योग महान योग बनाएगा। 12वां भाव आपकी कुंडली में 12वें को देख रहा है, व्यय संतुलित है, गलत जगह पे पैसे मत लगाइएगा आप, हालांकि वो करेंगे भी नहीं। ये आपकी कुंडली अभी राहु की दशा है 2034 तक। जितना ज्यादा हो सके सूर्य की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप और सूर्य को अर्घ्य, रविवार को बिल्कुल भी नमक ना सेवन करें। अगला प्रश्न आपने पूछा है प्रॉपर्टी का सुख कैसा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और मैं तो समझता हूं कि इस भाव के अधिपति अगर बुध के संग नहीं होते तो धन का सुख भी नहीं होता, जो कि है। कम से कम शनि और गुरु का परिवर्तन इस कुंडली को बलवान बनाएगा। यहां गुरु बुध बैठे हैं और शनि चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये योग बढ़िया रहेगा। कई बार व्यक्ति खुद का कारोबार भी करना चाहे तो बिल्कुल ही कर सकता है। गुरु बुध हैं, बहुत बढ़िया है। व्यक्ति की पत्नी जो है वो कामकाजी मिलती है, अपना खुद का काम करने वाली और पढ़ाने वाली और कुर्सी पे बैठ करके काम करने वाली भी होती है, शिक्षिका। ये योग यहां तक आपने पूछा था। स्वास्थ्य आपकी कुंडली में 6वें भाव के अधिपति नीच के हैं, शनि से दृष्ट हैं
गुरु से दृष्ट हैं, पेट में गैस्ट्रिक पेशेंट और कफ जनित बीमारियां संभव हैं। पेट में नहीं, पेट में कब्ज होगा और फेफड़े में कफ होगा, ये दोनों। हालांकि कफ में थोड़ी कमजोरी, पर कई बार नाभि के नीचे का क्षेत्र भी परेशान करता है, घुटनों का क्षेत्र भी परेशान करता है, और कई बार वात जनित समस्या भी देखने के लिए ज़्यादा बन रही है। नेत्र ज्योति आपकी कुंडली में कमज़ोर ना हो, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। हृदय क्षेत्र ठीक है, पंचम भाव ठीक है, और मैं समझता हूँ कि रोगेश है, संतति रोग से युक्त ना हो, इसलिए विवाह अच्छे से और गर्भाधान मुहूर्त में ही करना चाहिए। आपने लिखा है कि शत्रु पक्ष कैसा है। आपकी कुंडली में शत्रु से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि की दृष्टि लग्न पे मित्र की है, शनि की दृष्टि यहाँ पे मित्र की है, और शनि की दृष्टि यहाँ पे शत्रु की है। दृष्टि पड़ जाने से ही मात्र उसका बल बढ़ेगा, क्योंकि वो उसका कारक है। और यहाँ पे शनि ने शुक्र और चंद्रमा को देखा है, इस वजह से अपना वीर्य सुरक्षित रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपनी मति बुद्धि को भ्रमित मत होने दीजिए। चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक है, इस कारण से कई बार वो व्यय अनियंत्रित करता है, मन को भटकाने का काम करता है, और साथ ही साथ इमोशनल बहुत ज़्यादा बनाता है। कनेक्टिविटी अच्छी होती है, पर फिर भी व्यक्ति सुख चिरंतन प्राप्त नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत जलता रहता है हमेशा ही। आपकी कुंडली में बड़े भाई और बहनों के साथ कैसा संबंध रहेगा? ठीक है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। छोटे भाई के साथ संबंध कभी कभी कमज़ोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि है, इस भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं ठीक है, पर फिर भी मंगल जन्म कुंडली में तुला के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, छोटे भाई का कारक। आपकी कुंडली में लग्जरियस लाइफ का योग कितना है? शुक्र नीच के हैं भगवान, और यहाँ सूर्य बुध ठीक है, राहु ठीक है। आपकी कुंडली में मैं समझता हूं कि शुक्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है तो मित्रवत ही पड़ रही है, मित्र ही देख रहा है। भाग्य भाव के अधिपति को जन्म कुंडली में लग्नेश ने देखा है, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, एजुकेशन बहुत बढ़िया रहे, और जन्म कुंडली में गुरु और शनि का प्रभाव आपको सुख देता रहेगा, यह निस्संदेह है। पर उसका अति व्यय न करिएगा, और अपने स्वास्थ्य में नेत्र की ज्योति और अपने पेट का ख्याल हमेशा ही रखिएगा। धन कई बार मेडिकल में भी जाता है। वैसे आपकी कुंडली में लग्जरी है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पर प्रधान प्रश्न ये होता है कि आध्यात्मिक पक्ष कैसा है। उसके लिए गुरु को परिवर्तन योग में जाना पड़ा है, तो अपने आप को और भी ज़्यादा पढ़ने वाला, शास्त्र में विश्वास हमेशा बना रहे, और कभी भी उसके प्रति आसक्ति कम न हो, हमेशा उसमें आसक्त रहे, शास्त्रों के अध्ययन में, गुरुजनों की सेवा में। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। आपकी कुंडली में मैंने जो बात देखी है उसमें सूर्य बहुत बढ़िया है, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, बुध बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं, हालांकि वो आपको कुतर्की भी बना रहे हैं। गुरु और शनि का परिवर्तन योग। नवमांश कुंडली में द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं, ये कभी कभी खटपट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति उच्च का है, तो मैं समझता हूँ कि आपका दाम्पत्य कभी टूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। थोड़े बहुत मतभेद प्रत्येक विवाह में होते हैं। बहुत बढ़िया मिलेगा भाव परिवर्तन का फल, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। और आपकी कुंडली में एक प्रश्न आपने पूछा है, उपाय मैंने बताया है। अब एक बात और बताता हूं। आपकी कुंडली में मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से प्रत्येक कुंडली में बताता हूं, वो आपको भी बताऊंगा। ये तो रही इतनी बात। अब आपकी कुंडली में मैं यहां छोड़ करके यहां आता हूं। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा 2034 तक है। लाजवर्थ पक्के रूप से धारण करिए। राशि के अधिपति के संग राहु बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी में, उसका अधिपति शुक्र इस कुंडली का लग्नेश और पंचम भाव में बैठा है, बहुत बढ़िया है। उस राहु के ऊपर सूर्य और बुध का प्रभाव भी रहेगा, इस वजह से आपकी बुद्धि कभी कभी कुंठित भी हो सकती है। वैसे उग्रता और व्यग्रता न रखिएगा। राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और उसके अगले भाव में 2 शुभ ग्रह जरूर बैठे हैं। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा भी शुभ ग्रह होते हैं, पर आपकी कुंडली में टेम्पररी पापग्रह बन रहे हैं। और उस राहु के ऊपर गौर से देखें तो मंगल का प्रभाव भी नहीं है, सूर्य का प्रभाव है, तो उस भाव के अधिपति हैं, वहीं बैठे हैं। तो कारक ग्रह या सुखेश के साथ अगर राहु बैठेंगे तो सुख और सांसारिक गतिविधियों में रुझान भी देते हैं। अब आपकी कुंडली में मैं पक्ष के आधार पर कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे सूर्य जितनी स्थिति में बैठे हैं, अवस्थागत उनकी स्थिति डिग्री में उच्च की है, मतलब युवावस्था के हैं, और उनका परिणाम आपकी कुंडली में नवमांश
दशमांश और बाकी के वर्ग चार्ट के आधार पे इतनी बात कह दूंगा, ये आपको संतति से धन देंगे, माता पिता का सुख मिलेगा और वाहन वगैरह का सुख भी आपकी कुंडली में मिलता रहेगा भाग्य में। और इसके अतिरिक्त आपका पराक्रम निश्चित रूप से बलवान बना रहेगा और इनकी दशा निश्चित रूप से शांतिप्रद होगी, पक्की बात है। चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेगी और चंद्रमा और मंगल बाकी के वर्ग चार्ट में जैसी स्थिति में बना करके बैठे हैं उसके आधार पे प्रत्येक दिन धन चंद्रमा देंगे, मंगल आपको आपके काम से शांति देंगे। वहीं मंगल आपकी कुंडली में बलाबल में बलवान रहेंगे, थोड़ा बहुत क्रोध हमेशा रहेगा और आपकी कुंडली में ये मंगल सुख भी देते रहेंगे, चल अचल संपत्ति का। इसके अतिरिक्त ये मंगल आपकी कुंडली में संतान से निश्चित रूप से सेवा भी होती रहती है, पर उसके साथ खटपट और विचारों का भाव कभी कभी न मिलना ऐसा भी संभव है। मंगल की दशा कभी भी अंतर प्रत्यंतर में भी आएगी, आपको भाग्य का लाभ देती रहेगी और चंद्रमा की दशा भी भाग्यशाली साबित होती रहेगी। बुध आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं और गुरु वो 50% का परिणाम करेंगे और आपकी कुंडली के बाकी के वर्ग चार्ट में गुरु पराक्रमी बनाएंगे और कम से कम भाग्य का सुख मिलता रहेगा। वहीं गुरु आपकी कुंडली में संतति से, माता पिता से, पत्नी से और सबका प्रेम मिलता रहेगा, ये भी इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। धार्मिकता बरकरार रहेगी, इसको कभी भी कमजोर मत करिएगा क्योंकि कभी कभी वो नीच का भी परिणाम देने लगते हैं। एक बात और बता दूं तो गुरु की दशा में आपको मेहनत करनी होगी और गुरु की दशा में पराक्रम के बाद ही आपको आपका फल मिलेगा, ये पक्की बात है। गुरु के बाद आपकी कुंडली में शुक्र की बात करूंगा और शनि की, तो ये दोनों 25% से ज्यादा का परिणाम करेंगे। उस दौरान जल्दबाजी मत करिएगा, निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, स्टडी करिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए, गंभीरता दिखाइए और अपने काम पे फोकस करिए। शुक्र और शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए कम से कम अगर बाकी के वर्ग चार्ट में देखूं तो पद देंगे, आपका काम में मन लगा रहेगा और कम से कम वो आपको ऐश्वर्यशाली भी बनाते रहेंगे। वहीं शुक्र और शनि आपकी कुंडली में धनदायक होंगे, संबंध को आधार मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में कम से कम वो आपके पिता को सुख देते रहेंगे, पिता का यश बढ़ाते रहेंगे और कभी कभी मन में विह्वलता का भाव भी देंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि कभी कभी मन कंफ्यूज होगा और आसक्त होगा चीजों में। संतति से कभी कभी मतभेद शनि और शुक्र की दशाओं में संभव है, ये बात मैं कह सकता हूं। इसकी दशा कैसी जाएगी तो शुक्र और शनि की दशा में आपको मेहनत करनी होगी और निस्संदेह है, अगर एक बात और कह दूं तो इनकी दशा थोड़ी बहुत टफ जा सकती है। तो शुक्र की दशा में लग्नेश होने के बावजूद भी कम से कम वो गुरु से दृष्ट है, इस वजह से कम आपको शास्त्र का ज्ञान रहेगा, अनुभवी रहेंगे, धर्म को समझेंगे, ज्ञान के पक्ष को जानेंगे और सबसे अच्छी बात है कि कभी कभी घमंडी भी हो जाएंगे, जो कि नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ये इतनी सारी चीजें। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए, राहु की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर वो आपकी कुंडली में हमेशा ही शुभदायी है। शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रह के संग बैठा है, बुध के संग और सूर्य के संग बैठा है, तो भाव के अधिपति के संग बैठा है। नक्षत्र जो उन्होंने पकड़ा है उसके आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश है और पंचम भाव में बैठा है, तो कम से कम वो अच्छे ही हैं। केतु की दशा आपकी कुंडली में कमजोर जाएगी, जो कई बार कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूर करेगी। कोई भी बहुत बड़ा बदलाव करना होगा तो 2026 के बाद करिएगा। आपकी कुंडली में धन के बहुत अच्छे योग 27 से लेकर के 30 तक रहेंगे। 27 के बाद मतलब दिसंबर के बाद आपकी कुंडली में गुरु आने वाले हैं 2034 से। तब तक अपने आप को स्थापित कर लीजिए और गुरु की दशा के सुख भोगने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं तो उसमें मेहनत भी करनी आवश्यक होगी। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पर रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति और रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा दक्षिण पूर्व और एक और भी दिशा जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहे वो इस कुंडली में पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी, मतलब दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कुंडली में कोई भी अच्छा काम करना हो तो शनि और गुरु की दशा को याद रखिएगा, हमेशा अच्छा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।